विद्यार्थियों, आज हम हमारा जो भारतीय संविधान है उसके भाग व अनुसूचियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये टॉपिक हमारी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक में से बहुत सी बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। बालकों, ये जो टॉपिक है उसमें हम विभिन्न जो भाग हैं उन भागों में क्या प्रावधान है उनके बारे में जानेंगे। तो जाहिर है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको संविधान के जो मुख्य भाग हैं वो दिमाग में बैठ जाएंगे और आप इजी वे में प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर पाएंगे। देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित व्यापक संविधान है। यानी कि अगर प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। प्रश्न आ जाए कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे छोटा जो संविधान है वह अमेरिका का है। बालकों, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसका अलिखित संविधान है। क्या है? अलिखित संविधान है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद व 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। तो अगर आपको पूछा जाए कि जब संविधान लागू हुआ उस समय उसमें कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां थी, तो आपका आंसर होगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां। वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, और ये प्रश्न बालकों कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान में जब लागू हुआ था उस समय भी 395 अनुच्छेद थे और आज भी 395 अनुच्छेद ही हैं। हाँ, बहुत से अनुच्छेद हैं जो 395 के अंदर ही क, ख या ए, बी, सी यूं कहें इस प्रकार से जोड़े गए हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से आज भी भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और आज भी भारतीय संविधान में 22 ही भाग हैं। तो बालकों, किसी प्रकार से आप दीर्घ भ्रमित न हो। अगर आपके किसी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो आपको 22 भाग करने हैं। अगर आपको पूछा जाए कितने अनुच्छेद हैं, तो बालकों 395 अनुच्छेद करना है। अनुसूचियां हैं उनकी संख्या अब वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो ध्यान रखें, बहुत सी जो गाइड हैं उनमें मैंने देखा है कि वो लोग दीर्घ भ्रमित कर रहे हैं। एक गाइड देखी थी, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर आपको, उसमें दिया हुआ है कि 468 अनुच्छेद हो गए, इसी गाइड में 444 दिए हुए हैं। तो ये जो सभी चीजें हैं ये दीर्घ भ्रमित करने वाली हैं। आपको इस प्रकार की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए, प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो बालकों ध्यान रहे 395 हैं और 395 ही रहेंगे। किसी प्रकार से आपको किसी प्रकार से दिग्भ्रमित नहीं होना है। अब हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान के विभिन्न भागों की। तो हमारा जो संविधान है उसके जो 22 भाग हैं उनके बारे में और हमारी जो 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भाग 1 है, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। इसके अंतर्गत बालकों हमारा जो भारत है, भारत यानी संघ और भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में उल्लेख है। उनके बारे में इसमें क्या है? उल्लेख है।
कि भारत है वो राज्यों का क्या होगा, संघ यानी कि यूनियन शब्द इस्तेमाल किया गया है। भारत में राज्यों का यूनियन होगा ये कहा गया है। ये भाग प्रथम में है अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। कहां से? 5 से लेकर 11 तक। इसमें नागरिकता संबंधी क्या है, प्रावधान है। क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है कि हमारा जो संविधान है उसमें कौन लोग नागरिक होंगे, नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या प्रावधान है, और नागरिकता प्राप्त होने पर उनको क्या क्या विशेष लाभ अर्जित होंगे, इन सभी के बारे में क्या है भाग 2 में उल्लेख है। भाग 3 जो है वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। इसमें मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार से संबंधित क्या है प्रावधान है। और ये जो भाग है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने भारतीय संविधान में मौलिक जो अधिकार है वह अमेरिका से लिए हैं। ध्यान रहे कि मौलिक अधिकार है वो हमने अमेरिका से लिए हैं, और जो मौलिक कर्तव्य है वो हमने कहां से लिए हैं, रूस से लिए हैं। तो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार संबंधी क्या है प्रावधान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान है, तो प्यारे बालकों भाग 3 में मौलिक अधिकार संबंधी क्या है प्रावधान है। और ये जो मौलिक अधिकार है ये हमने कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। भाग 4 जो है उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या है प्रावधान है, यानी राज्यों को अपनी कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए इस भाग में क्या है उल्लेख किया गया है। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी जो प्रावधान है ये हमने आयरलैंड से लिए थे। कहां से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। और ये जो भाग है ये भी हमारा क्या है महत्वपूर्ण है। कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान, नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, तो वो है आयरलैंड से। भाग कौन सा है? 4 है। अनुच्छेद कौन सा है? 36 से 51। फिर आता है हमारा भाग 4 क, अनुच्छेद 51 क। इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान है। भाग 4 क मौलिक कर्तव्य संबंधी क्या है प्रावधान है। अब देखो भाग 4 क है, इसका मतलब ये जो भाग है ये भाग हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया है। क्रमांक क्या है? 4 है, 4 क कह दिया। अब ये जो मौलिक कर्तव्य है इसका मतलब जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तब ये जो भाग है वो शामिल नहीं था। क्या नहीं था? शामिल नहीं था। और मौलिक कर्तव्य संबंधी जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिए हैं? रूस से लिए हैं। तो भाग 4 क यानी मौलिक कर्तव्य है वो हमने, मौलिक कर्तव्य जो है वो हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े थे। कब जोड़े थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। यानी भाग 4 क है वो 1976 में जोड़ा गया था। यह भी महत्वपूर्ण है और कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो भाग 3, भाग 4 और भाग 4 क ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से क्या है अति महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं भाग 5, अनुच्छेद 52 से 151। इसके अंतर्गत जो संघ सरकार है उनसे संबंधित क्या है प्रावधान है। संघ सरकार से संबंधित क्या है प्रावधान है। इस भाग के 5 अध्याय हैं जिनमें राष्ट्रपति, हमारे मंत्रिपरिषद, संसद और महा न्यायवादी, लेखा परीक्षक आदि से संबंधित क्या है प्रावधान है। तो भाग 5 है उसमें संघ सरकार किस प्रकार रहेगी उनके बारे में क्या है प्रावधान है। और इसके कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। भाग 6
अनुच्छेद 152 से 237, 152 से 237। और ये जो भाग है यह राज्य सरकार से संबंधित क्या है, प्रावधान है। यानी कि इसके 6 अध्याय हैं। राज्य का नाम, क्षेत्र, फिर हमारे देखें उस राज्य में राज्यपाल संबंधी प्रावधान, राज्य मंत्रिपरिषद संबंधी प्रावधान, विधानसभा के गठन संबंधी प्रावधान। तो ये इसमें क्या है, अध्याय 6 में है। अब बालकों अध्याय 7 अनुच्छेद 238। प्यारे बालकों ये जो अध्याय है भाग है 7। इस भाग 7 को हमारे 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया था। किसको, भाग 7 को। अनुच्छेद 238 किस द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में इस भाग को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। इस भाग में देशी रियासतों और राज्यों संबंधी क्या था, प्रावधान था। तो आपको बता दूं कि 1956 में राज्यों का क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। और उसके अंतर्गत भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित क्या बनाए गए थे, प्रदेश बनाए गए थे। और जो देशी रियासतें थी उनका नाम, उनका क्षेत्र, उनके बारे में इसमें क्या था, उल्लेख था। इसलिए इस भाग को क्या कर दिया गया, 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। फिर भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242। और ये जो भाग है इसमें हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघीय शासित प्रदेश हैं, यानी जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उनके प्रशासन संबंधी क्या है, प्रावधान है। किसमें, भाग 8 में। भाग 8 में भाग 9, ये जो भाग 9 था बालकों, इसमें हमारी जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची के भाग घ से संबंधित क्या था, प्रावधान था। और इस भाग को भी 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया था। लेकिन कालांतर में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जब पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, क्या दिया गया, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा तो इस भाग को क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। यानी कि इस भाग में, भाग 9 में पंचायती राज संबंधी क्या है, प्रावधान है। अनुच्छेद 243 से 243 नए तक इसमें क्या किया गया, प्रावधान किया गया। यानी पंचायती राज संबंधी विषयों को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। तो ये जो भाग है वो 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में निरस्त कर दिया गया था। उसको पुनः 73वें संविधान संशोधन द्वारा जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उस समय इसको पुनः क्या कर दिया गया, जीवित कर दिया गया। यानी ये पुनः क्या हो गया, सक्रिय हो गया। अब देखिए भाग 9 कै बालकों, आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को क्या किया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय प्रशासन को क्या किया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये जो 9 कै है, इसको जिसमें अनुच्छेद 243 तय से 243 ये और 6 तक का क्या है, प्रावधान है। 243 तय से 243 ये 6 तक इसमें हमारी स्थानीय नगरीय शासन संबंधी क्या है, प्रावधान है, भाग 9 है।
और इस भाग को 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1992 अधिनियम था, के द्वारा इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। यानी कि भाग 9 क्या है, वो कब जोड़ा गया, वह 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं भाग 9 है, ये भी महत्वपूर्ण है बालकों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 243 ZS से 243 ZT, इसमें सहकारी समितियों से संबंधित क्या है, प्रावधान है। जो सहकारी समितियां हैं उनके चुनाव कैसे होंगे, उनका कार्यकाल किस प्रकार होगा, उनके सदस्यों की क्या योग्यता होगी, उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। और भाग 9 है को 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। क्या किया गया था, 2011 में जोड़ा गया था। तो ये था हमारा भाग 9। तो 9 के कितने भाग हो गए, 9 कै 9 खे। फिर बात करते हैं भाग 10, अनुच्छेद 244 से 244 कै। इसके अंतर्गत हमारा जो भारत है, भारत में अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, आदिम जाति क्षेत्र के प्रशासन संबंधी क्या है, प्रावधान है। यानी जो आदिवासी क्षेत्र है जहां पर आदिम जातियां जनजातियां रहती हैं, उनका प्रशासन किस प्रकार से रहेगा, उनसे संबंधित क्या है, प्रावधान है। भाग 11 अनुच्छेद हमारे 245 से 263, इसमें बालकों संघ व राज्यों के संबंध से संबंधित क्या है, प्रावधान है। भाग जो 11 है उसमें अनुच्छेद 245 से 263 संघ व राज्यों के संबंध से संबंधित क्या है, प्रावधान है। भाग 12 अनुच्छेद 264 से 301 तक, इसमें संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संपत्ति संबंधी संविदा और वाद विवाद संबंधी क्या है, प्रावधान है कि राज्य किस प्रकार से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, राज्य की क्या क्या संपत्ति रहेगी। आपको ध्यान में हो कि हमारा जो 44वां संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो हमारा संपत्ति का मूल अधिकार था उसे निरस्त कर दिया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है इसे फिर कालांतर में क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 300 कै में है, अनुच्छेद 300 कै में है। तो ये है हमारा भाग 11। अनुच्छेद 12 अपना जो भाग 12 है उसमें अनुच्छेद 264 से 300A है, फिर जिसमें वित्त संबंधी, संपत्ति संबंधी, संविदा संबंधी और वाद संबंधी क्या है, प्रावधान है। भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307, इसमें भारत के जो संघ के राज्य, भारत के जो राज्य हैं उनके मध्य व्यापार है, वाणिज्य है, समागम है यानी आवागमन है से संबंधित क्या है, प्रावधान है। किसमें, भाग 13 में। तो यूं कहें कि भाग 11, 12, भाग 12, भाग 13, ये जो तीनों भाग हैं, ये हमारे तीनों भाग हैं, ये संघ व राज्यों के संबंधों संबंधी है, ये के संबंधों संबंधी है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे राज्यों के बीच में किस प्रकार राज्य और केंद्र के संबंध रहेंगे, उनको वित्तीय अनुदान किस प्रकार प्राप्त होगा, राज्य की कौन कौन सी संपत्ति पर राज्य का अधिकार रहेगा, केंद्र को किन किन संपत्तियों पर अधिकार रहेगा, उनसे संबंधित क्या है, इस भाग में प्रावधान है। भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323, 308 से 323, इसके अंतर्गत संघ व राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनसे संबंधित क्या है, प्रावधान है। और इसके अंदर ही हमारे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और हमारे जो राज्यों में आयोग होते हैं उनसे संबंधित क्या है, प्रावधान है। इसमें भाग 14 में। फिर है भाग 14 के अनुच्छेद 200, 323 कै और खै, इसके अंतर्गत संघ से संबंधित जो एजेंसियां हैं, अभिकरण है, विभिन्न समितियां हैं, एजेंसियों के गठन संबंधी क्या है, प्रावधान है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 330,
324 से 330 ये भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 15 क्योंकि इसमें हमारे जो भारत निर्वाचन आयोग है, यानी निर्वाचन आयोग से संबंधित क्या है, प्रावधान है कि निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार से होगा, निर्वाचन आयोग कितने सदस्य होगा, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, निर्वाचन आयोग के कर्मचारी कौन होंगे, उनसे संबंधित क्या है, प्रावधान है। किसमें? भाग 15 में। भाग 16 अनुच्छेद 331 से 342 इसके अंतर्गत बालकों विशेष जातियों संबंधी प्रावधान है। जैसे हम कहें कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा आयोग है, महिला आयोग है, इन जातियों से संबंधित जितने भी जो आयोग हैं, जैसे ओबीसी आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, महिला आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये जितने आयोग हैं उन आयोग से संबंधित, उनके गठन से संबंधित क्या है, प्रावधान है। किसमें? भाग 16 में। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 इसके अंतर्गत जो हमारी भाषाएं हैं, भाषाओं से संबंधित क्या है, प्रावधान है। यानी कि राज्य या संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान, प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान, इनके प्रयोग उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में भाषाओं के प्रयोग संबंधी क्या है, प्रावधान है। इसमें भाग 17 में। भाग 17 में फिर है भाग 18, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 352 से 360, 352 से 360 इस भाग के अंतर्गत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों संबंधी क्या है, प्रावधान है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों संबंधी प्रावधान किस भाग में है, तो प्यारे बालकों भाग 18 में है। अनुच्छेद कितने हैं, 352 से 360 है। भाग 19, भाग 19 जो है उसमें अनुच्छेद 361 से 367 ये संरक्षण और प्रकरण से संबंधित है। यानी कि इस भाग के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, उनके जो कार्य हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनसे उनको क्या प्राप्त किया, उनको क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। पूर्व में देशी रियासतों के जो नरेश हैं उनको इसी के अंतर्गत क्या प्राप्त था, संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त थी। किसमें? भाग 19 में। भाग 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। भाग 20 है, अनुच्छेद सिर्फ एक है और वो है 368। क्या है? 368। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया निहित है। तो अगर आपको पूछा जाए कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है संविधान के किस भाग में निहित है, तो भाग 20 में निहित है। अनुच्छेद कितना है? 368 है। फिर हम बात करते हैं भाग 21। भाग 21 तो बालकों भाग 21 है, उसमें अनुच्छेद 369 से लेकर 391 तक प्रावधान है। इसके अंतर्गत संघ या भारत की अस्थायी संक्रमणकालीन परिस्थिति व विशेष उपबंध संबंधी क्या है, प्रावधान है। यानी इस भाग में हमारे संविधान निर्माताओं ने उन विषयों को छोड़ा है जो उस समय इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन समय के अनुसार बहुत से विषय हैं जो नए क्रिएट होंगे और उनका महत्व बनेगा, उनको हम क्या कर सकते हैं, हमारे संविधान में शामिल कर सकते हैं। उनसे संबंधित क्या है, प्रावधान है। भाग 22, भाग जो 22 है, अनुच्छेद 392 से 395 इसके अंतर्गत हमारा जो संविधान है, हमारा जो संविधान है उसका संक्षिप्त नाम, उसका जो प्रारंभ है, हिंदी में पाठ है आदि से संबंधित क्या है, प्रावधान है। तो ये था हमारा भाग 22। तो ये थे हमारे संविधान के, ये थे हमारे संविधान के महत्वपूर्ण भाग 22 भाग। और बालकों इनमें जो महत्वपूर्ण भाग हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान है, भाग 4 क, भाग
9 ख, भाग 9 भाग 9 क, भाग 15 भाग 18 भाग 20। ये जो भाग है ये हमारे प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये थे हमारे संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं, संविधान की अनुसूचियों की। तो हमारा जो संविधान है जब लागू हुआ था उस समय इसमें 8 अनुसूचियां थी। हमारी संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसके अंदर भारत व उसके राज्यों के क्षेत्र नाम संबंधी क्या है प्रावधान है। इसमें प्रथम अनुसूची में हमारी जो द्वितीय अनुसूची है उसमें हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, महान्यायवादी हैं, इनके पद से संबंधित क्या है प्रावधान है। हमारी जो तीसरी अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष इनके शपथ संबंधी प्रावधान है। बालकों ध्यान रहे कि शपथ है, कोई भी व्यक्ति जब शपथ ग्रहण करता है तो वह 2 प्रकार की शपथ ग्रहण करता है, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की। तो हमेशा जो शपथ है वो 2 प्रकार की होगी, एक जिस पद को वह ग्रहण कर रहा है या धारण कर रहा है उसकी, दूसरी उस पद की गरिमा व गोपनीयता बनाए रखने की। तो ध्यान रहे कि जब कोई व्यक्ति शपथ ग्रहण करता है तो वह 2 प्रकार के शपथ ग्रहण करता है। फिर बात करते हैं हम चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में हमारी जो राज्यसभा है, राज्यसभा की सीटों का राज्यों के मध्य बंटवारा संबंधी क्या है प्रावधान है। हमारे भारत में जो स्थायी सदन है राज्यसभा क्या है, राज्यसभा उसके जो सीटें हैं वह राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में क्या की गई है वितरित की गई है। और हमारा जो भारत है, भारत में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। किससे हैं? उत्तर प्रदेश से। और वो कितनी हैं वर्तमान में 31 यानी 31 सीटें हैं। तो आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं तो उत्तर प्रदेश की हैं। कितनी है बालकों? 31 हैं। कितनी है? 31 हैं। और हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में राज्यसभा की जो सीटें हैं, राजस्थान में राज्यसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। तो ये ध्यान रहे, कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं तो 10 हैं। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10 हैं, लेकिन साथ में आप ध्यान रहे कि हमारे राजस्थान में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 200 हैं और लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 25 हैं। ये थी हमारी चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं भारत में उनके प्रशासन संबंधी क्या है प्रावधान है। इसमें हमारी जो पांचवी अनुसूची है। छठी जो अनुसूची है, छठी अनुसूची में हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो राज्य हैं असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इन राज्यों में रहने वाली आदिम यानी बहुत प्राचीन आदिम जनजाति, आदिम जनजातियों के प्रशासन संबंधी क्या है प्रावधान है। फिर हमारी जो सातवीं अनुसूची है बहुत ही महत्वपूर्ण है बालकों। इसमें शक्ति संतुलन यानी केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या किया गया है विभाजन किया गया है। इसके लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं। एक है संघ सूची, क्या है संघ सूची, और ये जो संघ सूची है इसके जो विषय हैं उन पर केंद्र सरकार क्या कर सकती है कानून बना सकती है। और प्रारंभ में क्या, प्रारंभ में हमारी जो
संघ सूची थी उसमें 97 विषय शामिल थे और वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 100 हैं। कितने हैं? 100। ये है संघ सूची। फिर है राज्य सूची। राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर राज्य सरकार क्या करती है? कानून बनाती है। क्या करती है? राज्य सरकार कानून बनाती है। प्रारंभ में इस सूची में 66 यानी 66 विषय क्या थे? शामिल थे और वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 61 विषय शामिल हैं। तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची, यानी इस सूची में जो विषय हैं उन विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। हमारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हैं उनके मध्य यदि किसी विषय को लेकर मतभेद हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? मान्य होगा। अर्थात समवर्ती सूची के विषय को लेकर यदि केंद्र कानून बना दे और उसी विषय पर राज्य सरकार कानून बना दे तब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? मान्य होगा। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारी जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय थे। क्या थे? 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 यानी कि 52 विषय हैं। क्या है? 52 विषय हैं। तो ये जो 7वीं अनुसूची है यह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची। इस अनुसूची में हमारे संविधान द्वारा जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उन भाषाओं को की मान्यता संबंधी प्रावधान है। और बालकों, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी और वर्तमान में 22 भाषाओं को क्या है? मान्यता प्राप्त है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था ये जो है ये उस समय की क्या है? अनुसूचियां हैं। ये क्या है? उस समय की अनुसूचियां हैं। अब हम बात करते हैं हमारी अन्य अनुसूचियां जिनको बाद में विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। तो हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची। कौन सी? हमारी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। तो बालकों, जो 9वीं अनुसूची है इस अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन आदि संबंधी क्या है? प्रावधान किया गया था। और ये 9वीं अनुसूची है ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। और इस अनुसूची में एक प्रावधान किया गया कि जिसके अंतर्गत अगर संसद द्वारा कोई कानून का संशोधन होता है और वो कानून मूल अधिकारों के लिए बातें हैं तो उनके न्यायालय द्वारा क्या नहीं की जा सकती? समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन कालांतर में न्यायालय द्वारा ये तय किया गया कि 1975 से पूर्व के विषय हैं उनके बाद के जो विषय होंगे उनमें न्यायालय द्वारा क्या की जा सकती है? समीक्षा की जा सकती है। तो ये 9वीं अनुसूची है ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। किसकी? 10वीं अनुसूची की। तो बालकों, ये जो 10वीं अनुसूची है ये है दल बदल रोक कानून से संबंधित है
और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। यानी कि इस अनुसूची में जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको दल बदल से रोकने हेतु कुछ प्रावधान किए गए थे। तो उनकी सदस्यता संबंधी इसमें क्या है, प्रावधान है। फिर हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची और अपने 12वीं अनुसूची की। तो बालकों, हमारी जो 11वीं अनुसूची है यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई और इस अनुसूची में पंचायती राज संबंधी क्या है, प्रावधान है। और पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। उन विषयों का इस अनुसूची में क्या है, प्रावधान है। 12वीं जो अनुसूची है उसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ही जोड़ा गया। और इस अनुसूची में जो नगरीय स्थानीय प्रशासन है उनके विषयों से संबंधित क्या है, प्रावधान है। और इस अनुसूची में 18 विषय क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो बालकों, ये थी हमारे संविधान की अनुसूचियां व भाग। तो आज हमने जाना कि हमारे संविधान के जो 22 भाग हैं, कौन से भाग में किस प्रकार का प्रावधान है और हमारी जो 12 अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में किस विषय से संबंधित क्या है, प्रावधान है। ध्यान रहे, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि जो 7वीं अनुसूची है इसमें शक्ति संतुलन या शक्ति विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य 7वीं अनुसूची हमारे मोस्ट है। 4थी अनुसूची जिसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है, यह महत्वपूर्ण है। तो हमारी 4थी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, हमारी 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये अनुसूचियां अति महत्वपूर्ण हैं। बालकों, ये था हमारे संविधान के भाग व अनुसूचियां। जय हिंद, जय भारत।